अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कि बेटा सबसे पहले व्हाट्सएप के अंदर मैसेज करके मुझे इसकी कंफर्मेशन दे कि मेरी जो वॉइस है वो क्लियर है, उसमें कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं आ रही किसी को। अब देखें बेटा, क्लैरिटी मजीद ली है या नहीं वॉइस में? चले बेटा, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कल जो होमवर्क के अंदर दो क्वेश्चन दिए थे, उसके अंदर एक पॉइंट आया था बच्चे का जिसका मैंने वॉइस क्वेश्चन भी किया था जल्दी में। उसमें था 90% रिड्यूस हुआ है लेकिन 70% वर्क है। ये सेम वही पॉइंट है बेटा जो हमने क्लास के अंदर भी किया था, जिसके अंदर लेकिन इन दोनों के सॉल्यूशंस में फर्क क्या है। जो हमने क्लास के अंदर ये क्वेश्चन इस तरह की एडजस्टमेंट की थी, उसमें बेटा हमने पर यूनिट लिया था, पर यूनिट के टाइम को रिड्यूस करके 8.4 आवर्स किया था 10 आवर्स से। फिर हमने उसको मल्टीप्लाई बाय टोटल किया, मतलब पर पर यूनिट के आवर्स को रिड्यूस करके फिर हमने टोटल से मल्टीप्लाई किया। जो क्वेश्चन आपको आज होमवर्क के अंदर है, इसके अंदर उसने 90,000 को रिड्यूस किया है, यहाँ पर उसने वो वर्किंग जो है टोटल के साथ में टोटल को रिड्यूस कर। दोनों सूत्रों में आंसर का फर्क नहीं आता, आपको पता है। बेशक पर यूनिट को रिड्यूस कर दो, मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट कर दो, या टोटल आवर्स को ही रिड्यूस कर दो, दोनों सूत्रों में आंसर सेम आता है। तो ये वर्किंग में डिफरेंस था, बाकी वही चीज थी जो हमने क्लास में भी की। इसके अंदर ये था भाई, हमारा टाइम रिड्यूस हुआ 90%, लेकिन वो सारे के सारे आवर्स पर नहीं हुआ, सिर्फ 70% आवर्स पर। तो बेटा जो ऑलरेडी टाइम लग रहा था, जो कि था टोटल में 90,000 आवर्स, उसको हमने पूरी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 90,000 आवर्स, एक 90,000 आवर्स को डिवाइड किया था बेटा हमने 30% पर, और एक 90,000 को कर दिया 70। 30% वो टाइम था जिसमें कोई भी रिडक्शन नहीं, वो बन के बेटा 27 था। जो बाकी का 70% था वो आता बेटा 63 था। ये वो टाइम था 63,000 जिसके अंदर रिडक्शन आई है, जिसके अंदर कमी आई। अब वो कमी कितनी आई है, वो 90%। इसमें कहा ये कम हो गए 90% रह गए। 90 था या नहीं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, मुझे कल 90 था। तो भाई हम क्या कहेंगे, इसका 90% लगेगा भैया। ये बेटा 90% कितना बनता है? 5, 6, 7 56,700 प्लस ये जो 27,000 है जिसमें कोई कमी नहीं है, ये भी लगेंगे। तो टोटल आवर्स क्या लगेंगे? 56,700 ऐड करेंगे उसको 27,000, तो कितना आ जाएगा टोटल? इन दोनों को ऐड करेंगे 1,84 का आंसर आ जाएगा 86,700। मैंने कहा सोशल में भी यही कैलकुलेशन शायद उसमें की हुई थी, लेकिन उसमें ना कैलकुलेशन का तरीका बाकी है। आज बेटा हम जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है हमारा, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है, हम इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं और पढ़ाएं। तो सबसे पहले आपको पता है जब भी क्वेश्चन हम करते हैं बेटा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सबसे पहले पढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं ताकि आपके पास भी ये हार्ड फॉर्म के अंदर, ये सॉफ्ट फॉर्म के अंदर नोट्स होने चाहिए। Requirement number 8. Assuming there is no beginning or ending value of product A, calculate
द अमाउंट ऑफ रिवार्ड वो रिवार्ड एक्स्ट्रा पैसे हमने कैलकुलेट करनी है जो वर्कर को पे किए थे एज अनाउंस बाय सर। तो इसका एक पार्ट है भाई वो अमाउंट निकाल दे, वो पैसे निकाल दे जो कंपनी ने वर्कर को एज अ रिवार्ड के तौर पर पे कर। तो बेटा उसके लिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, इस हवाले से हम डाटा को लेके चले एक बात नहीं क्वेश्चन पढ़ते हैं। सी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स वेरियस प्रोडक्ट, following information related to product A has been extracted from CL business plan for the year end 30 June 2004। ये ईयर देखो। अब नेक्स्ट डिटेल कुछ दी हुई है, वही डिटेल को पढ़ लेते हैं। Direct material per unit 12 kg लगेगा एट द रेट ऑफ 2 पर kg। इसका मतलब एक यूनिट को कितने का मटेरियल लगेगा? 12 मल्टीप्लाई बाय 20 4 एवरेज लेबर रेट पर वर्क। तो भाई पर वर्कर का उसने दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? 56 रेट तो गिवन है, लेकिन पर एक दिन का रेट भाई आवर्स का रेट नहीं। एवरेज वर्किंग आवर इन अ डे 8 आवर्स। अब बेटा यहाँ से हमें पर आवर का रेट मिल सकता है। पर आवर का रेट क्या है इस तरह कैलकुलेट करेंगे कि एक दिन की रेट है डिवाइडेड बाय उस दिन के आवर। तो यहाँ पर 56 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे 7 पर वॉइस का शोर है क्या? आपको एक क्वेश्चन लॉगिन करनी बेटा, वॉइस में मसला है, हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लॉगिन करके चेक करें। बाद इंटरनेट प्रॉब्लम्स भी होते हैं, बाद सर्वर से प्रॉब्लम भी आ रहा होता है। तो हम यहाँ पर एक डेमो के तौर पर चॉइस करके टेस्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ वॉइस क्लियर तो इसका मतलब तो आपको बेटा कुछ पर्सनल इंटरनेट का इशू है या हैंडफ्री का इशू, जो भी इशू उसको सॉल्व कर दीजिएगा। क्यों ना ज्वाइन किया इस बच्चे ने? बोलूंगा तो बात सही है, वॉइस क्लियर आ गया बेटा। ये बेटा हमने जो टेस्टिंग की है उस टेस्टिंग के अंदर वॉइस में कोई हमें डिस्टॉर्शन महसूस तो नहीं हुआ। आप ये मत समझे कि बेटा हम अपनी तरफ से ही बात कर रहे हैं कि मुझे बात करिएगा। वैसे होगा पहले मतलब बच्चे ये ना सोचते रहे ना सर कहानी करवाई जा रहे हैं, पूरी तसल्ली करते जा रहे हैं। बेटा हम अगर चेक करते हैं ना, हम जो बात करते हैं कि कैमरा होगा, हम यहाँ पर इसको लोकेट करके प्रॉपर इसकी आवाज टेस्ट करके फिर आपको मतलब ये मत समझे कि हम विदाउट टेस्टिंग आपको ये तो इन बच्चों का वॉइस का इशू है, कोशिश करें अपने इंटरनेट कनेक्शन या हैंड फ्री या जो भी मसला उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करता है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। हमारे पास एक आ चुका है 56 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज 7 पर आवर्स। एवरेज लेबर एफिशिएंसी आ गई 68%। अब एफिशिएंसी दी हुई है, एफिशिएंसी का फार्मूला याद है बेटा? यस सर। क्या फार्मूला एफिशिएंसी का? एफिशिएंसी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड over actual multiply by that is all। यहाँ पर बेटा उसने 65% दिया, that is efficiency। इसको मैं लिखूंगा 65% की स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड फ्रॉम ईच यूनिट ऑफ पावर है। बेटा स्टैंडर्ड टाइम भी दिया हुआ है, एफिशिएंसी भी दी हुई है, तो यहाँ से हम बड़ा आसानी से एक्चुअल टाइम निकाल सकते हैं। तो एक्चुअल टाइम निकालने के लिए स्टैंडर्ड टाइम होता है 2.6 आवर्स, एक्चुअल हमें फाइंड करना है, मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपस में क्या हो गया बेटा? रिप्लेस। बात क्लियर? x इज इक्वल टू 2.6 डिवाइडेड बाय 65% मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से बड़ी आसानी 400 बेटा, ये परसेंट जो है 400
400 नहीं, एक्चुअली 4 और 200 तो बिल्कुल ये एक्चुअली तो 100 से मल्टीप्लिकेशन है, यही परसेंट के साइन को रिप्रेजेंट करता है। बाकी है वो परसेंट और उसके साथ कटना है, तो इसलिए करके पीछे से हमारे पास जो आंसर निकला है वो 4 पर आ रहा है, 400 आवर्स नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों ने ख्याल करना है परसेंटेज की। कैलकुलेशन में 400 भी आ रहा है लेकिन एक्चुअल में 400 बाकी है। यहाँ तक मसला। अब यहाँ से बेटा मेरे पास एक्चुअल, तो थोड़ा सा अगर क्लीन करूँ तो आपके पास होगी 4 आ गया पर यूनिट। नेक्स्ट देखते हैं बेटा वेरिएबल ओवरहेड्स, बड़ा आसान है, रुपीज टेन पर लेबर आवर्स, ये भी बता दिया उसने। अब देखो वेरिएबल ओवरहेड्स के साथ हमारा कोई ताल्लुक है, उसमें एक पार्ट में क्या बताओ वो वेज जो पे की है, तो वेज में वेरिएबल ओवरहेड्स तो आते ही नहीं, तो हमने तो एक्स्ट्रा की बात करनी है। नेक्स्ट एनुअल प्रोडक्शन दी हुई है 25,000 यूनिट। हाँ यहाँ ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनुअल प्रोडक्शन से बेटा हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ लेबर आवर्स। तो एनुअल प्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट और नंबर ऑफ लेबर आवर्स की कहानी भाई 25,000 की एनुअल प्रोडक्शन है, और एक मिनट को बनाने को कितना टाइम लगता है, पूरा जो एक्चुअल टाइम निकाला है, एक टोटल टाइम कितना रिक्वायर्ड है और इसका मतलब 100,000 आवर्स हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं जाके। In order to improve the production efficiency and reduce the cost of conversion, the management has sought solutions from the. It has announced a reward equal to 3 month saving in labor cost to the month. अब देखिए बेटा हमने जो बात की है रिवार्ड बोनसेस की, जो हम लेबर के ऊपर बात भी करते हैं भाई, इनका कोई पैटर्न नहीं है कि हर दफा इसी तरह लेबर के अंदर बोनस दिया जाएगा या रिवार्ड दिया जाएगा। हमने हमेशा बात की हर क्वेश्चन की अपनी वर्डिंग में, हमने उस वर्डिंग के मुताबिक उसका रिवार्ड निकाला। अब इस क्वेश्चन की वर्डिंग क्या भाई, कि भाई रिवार्ड कितना देना, इक्वल टू 3 मंथ सेविंग, 3 महीनों के जो पैसे बचेंगे इन लेबर कॉस्ट टू द गवर्नमेंट। इसका मतलब जो भी हम इन्हें अनाउंसमेंट करेंगे न्यू वाली, उस अनाउंसमेंट की वजह से जो नई लेबर कॉस्ट आएगी और जो अनाउंसमेंट से पहले वाली लेबर कॉस्ट है, इन दोनों का डिफरेंस अगर तो हमारी न्यू स्कीम के बाद लेबर कॉस्ट कम हो गई तो उसको हम कहेंगे हमारी लेबर कॉस्ट सेव हुई। भाई जितनी लेबर कॉस्ट हम सेव करेंगे पूरे साल में उसका 3 मंथ का हिस्सा हमने एम्प्लॉयज को दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई पॉलिसी दी, लेबर ने एक्सेप्ट कर, एक्सेप्ट करने की वजह से एफिशिएंसी बढ़ी, कुछ पहले मेरी लेबर कॉस्ट लगती थी 10 लाख, अब लेबर कॉस्ट लगी मेरी 8 लाख। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, मैंने 2 लाख की लेबर कॉस्ट सेव कर ली, ये कंपनीज को वैल्यू। अब वो जो 2 लाख की मैंने लेबर कॉस्ट सेव की है, वो कह रहा है उस सेविंग वाली अमाउंट में से 2-3 मंथ की जो अमाउंट है किसको दे देनी है, आपने लेबर्स को दे देनी। इसका मतलब जो मैंने 2 लाख पूरे एक साल में सेव किया, तो पर मंथ सेविंग कितनी, 2 लाख डिवाइडेड बाय 12 से, और 3 महीनों की सेविंग क्या होगी, 2 लाख डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय, तो ये 3 महीनों की सेविंग में लेबर को एज अ रिवार्ड। हाँ इसमें ये वर्ड भी है, इसके अलावा भी हो सकता है वो ये कह दे 40% ऑफ द सेविंग विल बी गिवन टू द लेबर। अब इसमें भाई जो सेविंग होगा उस सेविंग का 40% लेबर को, वो कह रहे हैं 1/3 ऑफ द सेविंग, तो भाई जो भी सेविंग करेंगे उसका 1/3 लेबर को देंगे। तो ये नंबर ऑफ वर्डिंग हम यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है भाई कि हमने ओल्ड वाली लेबर कॉस्ट न्यू वाली लेबर कॉस्ट दोनों कैलकुलेट करनी है, और कैलकुलेट करके हमने देखना है भाई कि हमने सेव कितना किया, जो भी सेव किया उसका कुछ बेनिफिट हमारे पास रह जाएगा और कुछ बेनिफिट रिवार्ड की फॉर्म में लेबर के पास चला जाएगा। तो भाई नेक्स्ट पॉइंट है, in response to the management offer, one of the worker has suggested to use electric cutter in manufacturing process. The proposal is expected to reduce standard time for making each unit of a product by, वो कह रहा भाई ये टेक्नोलॉजी एडवांस कर लो, कटर ले लो, ऑटोमेशन हो जाएगी, ऑटोमेशन होगी तो स्टैंडर्ड टाइम
कम होगी। ये एक्चुअल टाइम की बात कर रहा है। स्टैंडर्ड टाइम अगर मैं पीछे जाता हूँ तो स्टैंडर्ड टाइम कितना है मेरा 2.6। बाकी तो इसका मतलब इस मशीनरी को इंस्टॉल करने के बाद न्यू स्टैंडर्ड टाइम कितना हो जाएगा न्यू स्टैंडर्ड 2.6 मल्टीप्लाई बाय 80% क्योंकि 20% रिड्यूस हो जाएगा 2.08। ये मशीनरी के बाद जो मुझे स्टैंडर्ड टाइम चाहिए टू प्रोड्यूस 1 यूनिट दैट इज 2.0 दैट इज नॉट द एक्चुअल टाइम। अब अल्टीमेटली यहाँ हो सकता है दोबारा से एफिशिएंसी दे। अगर एफिशिएंसी देगा न्यू स्टैंडर्ड टाइम है, एफिशिएंसी लेवल को यूज करते हुए हम एक्चुअल टाइम दोबारा से कैलकुलेट कर सकते हैं। इट वुड आल्सो इंप्रूव लेबर एफिशिएंसी फ्रॉम 62% टू 80। अब देखिए बेटा यहाँ उसने प्रीवियस से परसेंटेज इंक्रीज नहीं बताया, उसने एफिशिएंसी बताई। पहले 65% थी एफिशिएंसी, अब कितनी हो जाएगी। अब आपको पता है जब एफिशिएंसी बढ़ती है तो टाइम कम। तो भाई अब 80% एफिशिएंसी है, न्यू क्या बोलेगा मेरा न्यू एक्चुअल टाइम एफिशिएंसी वाला फार्मूला यूज करते हुए बेटा अब ये 80% है, 80% इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कितना है 2.08, एक्चुअल को x कह देंगे मल्टीप्लाई में। अब बेटा जब आपने परसेंट एक हिस्से करना था 100 को भी इग्नोर करते हैं कैलकुलेशन में, मुझे 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट साल आपकी है 2.6 ये बेटा दोबारा 2.6 नहीं आया। यहाँ पर ख्याल रखना है, ये आपने यहाँ पर कंफ्यूज होना है। 2.6 पहले था स्टैंडर्ड बनाने वाला, इंप्रूवमेंट के बाद एक्चुअल 2.6 है, ये पहले वाला नहीं कह रहा। जब फिगर्स इस तरह मैच होती है हम पहले वाला समझने लगे थे, भाई यहाँ पर डिफरेंस है। इस पॉलिसी से पहले था 2.6 का स्टैंडर्ड और उसको एक्चुअल आता था 4। अब नया स्टैंडर्ड रिवाइज होकर आ गया 2.08 और अब एक्चुअल कितना लग रहा है 2.6। इसको ये कह देना पहले में भाई ये एक्चुअल 2.6 है, वेरिएशंस के बाद चीज होगी। यहां तक बात क्लियर। The cutter can be purchased at a cost of rupees 15,000 and it is estimated to have an effective life of 1 साल के बाद कटर खत्म। अब बेटा यहाँ पर हमने उसमें सबसे पहली बात की, भाई बताओ लेबर में क्या बेनिफिट दिया। अल्टीमेटली अब मुझे बताएं पहले इस सजेशन से पहले हमें जो टाइम लग रहा था लेबर का वो लग रहा था बेटा ये 100,000 आवर्स। अब कितना टाइम लगेगा, 25,000 ही बनाना है, 25,000 यूनिट बनाएंगे। लेकिन अब एक्चुअल टाइम 4 भी रहा, रिड्यूस होकर रह गया बेटा 2.6। when multiply convert 2.6 तो आंसर आ गया 65। इसका मतलब सेम यूनिट जो मैं पहले 100 आवर्स वर्क करके बनाता था अब उतने ही यूनिट मैंने बनाने हैं, लेकिन मेरे आवर्स 100,000 से कम होते कितने रह गए 65। इसका मतलब मैंने सेविंग इन आवर्स कितने की, सेविंग आवर्स आ गई 30%। सेविंग इन आवर्स लिख रहा हूं 1,00,000 माइनस 65,000 इज इक्वल टू 30। ये मेरा आर सेव हो गया। अब आर सेव हुआ तो अल्टीमेटली इतने आवर्स की कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब मेरी जो टोटल कॉस्ट सेव हुई है वो 35,000 मल्टीप्लाई पर आवर रेट, तो पर आवर रेट कितना मैंने बेटा ये हमने खुद कैलकुलेट किया था दैट इज 7। ये तो हमने खुद कैलकुलेट किया 7, तो भाई इस रेट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जाके देखते हुए 35,000 इसी को मल्टीप्लाई बाय 7 जो हमने रेट कैलकुलेट किया बेटा वो इसके आंसर है 2,45,000 दैट इज सेविंग जो इस न्यू पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने से इसको मैं अपनी सेविंग
अब बेटा ये टोटल सेविंग है जो कंपनी ने ली है, अब ये रिवार्ड नहीं है, अब वो कह रहा है जो सेविंग की है ना, सेविंग का, ये सेविंग पूरे साल की है लेबर के अंदर, तो भाई इसका कितने मंथ की सेविंग हमने दे देनी है, 3 मंथ की सेविंग। अब 3 मंथ की सेविंग के लिए क्या करेंगे, 2,45,000 पूरे साल की सेविंग है, मल्टीप्लाई बाय 3, कितना आ गया 6,125, that is total cost to be paid, additional reward to be paid to the labor, 61,250। अब यहाँ पर ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मैं स्पेशल बताना चाहूंगा, उसकी वर्डिंग के अकॉर्डिंग, जो मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन वर्डिंग वाइज हम क्वेश्चन में जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर उसने रिवार्ड वाली बात की है ना, रिवार्ड की बात, it has announced a reward equal to 3 month saving in labor cost है। अगर बेटा यहाँ पर वो वर्ड लगा देता ना टोटल कॉस्ट, वर्ड क्या यूज कर देता, टोटल कॉस्ट, फिर यहाँ एंड पर आके थोड़ा सा आंसर में डिफरेंस आना, वो डिफरेंस क्या आना था, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए एक नया पॉइंट आपको डिस्कस करना चाह रहा हूँ। हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लेकिन एक एडिशनल पॉइंट, ये लेबर कॉस्ट की बजाय लिख देता है टोटल कॉस्ट। तो भाई इसका मतलब पता है क्या होगा, मैंने लेबर के वजह से जो कॉस्ट सेव किया था बेटा, वो तो ठीक है 2,45,000 लेबर की वजह से, लेकिन बेटा ये कॉस्ट सेव क्यों हुई, क्योंकि मैंने कटर इंस्टॉल है और कटर की जिंदगी 1 साल है, तो भाई कटर का एडिशनल एक्सपेंस बढ़ा, तो भाई फिर टोटल सेविंग कितनी हुई, अगर मैं टोटल सेविंग की बात करूंगा तो टोटल सेविंग की होगी, टोटल सेविंग, ये केस भी जो क्वेश्चन में नहीं है मैं खुद बनाया है, उसमें टोटल सेविंग आ जाएगी बेटा 2,45,000 लेबर की वजह से, और कटर की वजह से कितनी लगी, वो कॉस्ट है 15,000 कॉस्ट, नेट सेविंग कितनी है, तो बेटा भी 2,30,000 का 3/12 हमने लेबर को ऐसा रिवार्ड देना था, क्योंकि रिवार्ड में वर्ड आ गया टोटल सेविंग का, नेट सेविंग का, टोटल अमाउंट सेव का। लेकिन यहाँ पर हमने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि भाई हमारी रिक्वायरमेंट में जो वर्ड था रिवार्ड था, उसके साथ जो लिंक की चीज को, किस चीज को लिंक किया था, वो था टोटल लेबर कॉस्ट सेव। टोटल लेबर कॉस्ट सेव सिर्फ हमारी 2,45,000। यहाँ पर 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए, अब यहां तक क्वेश्चन है तो बेटा ग्रुप में मैसेज बेटा है बस अरे ये जो लास्ट पर आपने बताया है कि एक और कोई भी कर दे। बेटा वो लास्ट में जो मैंने बताया वो क्वेश्चन खत्म होने के बाद बताया, लास्ट में मैंने कहा भाई हम क्वेश्चन अब चेंज करने लगे, क्वेश्चन की बड़ी चेंज कर, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 2 तक गया 61,250, ये क्वेश्चन कंप्लीट है। अब नेक्स्ट जो मैंने बात की है, मैंने कहा फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो वर्ड लिखा ना लेबर कॉस्ट, तो भाई इट हैज अनाउंस्ड रिवार्ड इक्वल टू 3 मंथ सेविंग इन लेबर कॉस्ट, मैं लेबर कॉस्ट के लिए यहाँ पर वर्ड लिख देता हूँ टोटल कॉस्ट। जब हमने वर्ड टोटल कॉस्ट लिख रहे हैं बेटा, टोटल कॉस्ट जो सेव हुई है ना, उसमें अगर मैं जाता हूँ भाई लेबर की वजह से 2,45,000 की कॉस्ट सेव हुई है, लेकिन कटर की वजह से 15,000 की कॉस्ट लगी भी है, तो नेट सेविंग कितनी है, 2,30,000, फिर 2,30,000 में से हमने लेबर को डिस्ट्रीब्यूट करना था। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, केस 2 बनाया है, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एडिशनल हमने किया है। अगर नेट होता तो फिर 15,000 माइनस होना था। अगर वहां लिखा होता नेट सेविंग, अगर नेट लेबर सेविंग लिखा होता, देखिए बेटा हमने
वर्डिंग को फॉलो करते हैं। ये याद, जो वर्ड में पॉइंट लिखा है उस बात को लेके चलो। अगर लिखा होता है नेट लेबर कॉस्ट सेव, भाई लेबर कॉस्ट सेविंग के अंदर वो कैटेगरी कॉस्ट नहीं है, वो लेबर का हिस्सा नहीं, तो भाई फिर भी कितना है ना, तो 245। वहां लिखा होता है नेट टोटल कॉस्ट सेव, टोटल कॉस्ट में हमने कटर को लेगा। सिंपल लिखा होता है लेबर कॉस्ट, तो लेबर कॉस्ट में भी कटर को लेंगे। ये उसकी जो वर्डिंग होगी ना क्वेश्चन के अंदर, भाई उसको फॉलो करना। इसको फॉर्मेट को रटने लगाना, ये क्वेश्चन ऐसा होगा। भाई ये ऐसा क्यों हुआ, पूरे क्वेश्चन की वर्डिंग में ये बात, कल इस बात को चेंज कर सकता है, नंबर में वे में यही बात कर सकता है। जैसे उसने 3 मंथ की बात की, मैंने कहा वो 40% कह दे, 70% कह दे, वो 120% कह दे, वो 30% कह दे, कुछ भी कहा जा सकता है। बेटा सिर्फ 1 मिनट के लिए क्लास को होल्ड कर रहा हूँ, तो फिर मैं यहीं से क्लास कंटिन्यू करूंगा। आपके जो क्वेश्चन है व्हाट्सएप के अंदर क्वेश्चन शेयर करते हैं। बेटा ये भाई नोट हो रहा है। जी बेटा किसी का क्वेश्चन आया हो, चले ये हम इसके बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं बेटा। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट दिया, बी पार्ट देखते क्या है। अब मैं इसको जरा रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। मैंने ज्यादा अब बेटा इसमें बी पार्ट पढ़ते हैं, इसका बी पार्ट, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बेटा जब एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करता है, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आती है बेटा मटेरियल, लेबर, और उसने
एंड नेट सेविंग कब आएगी, अब टोटल कॉस्ट कंसीडर। अब इसका मतलब प्रोडक्शन प्लस नॉन प्रोडक्शन दोनों कॉस्ट को कंसीडर करके टोटल कॉस्ट का कंपैरिजन करना है। तो टोटल कॉस्ट का कंपैरिजन करने के बाद देखेंगे नेट सेविंग क्या है। इन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट ए, हम बेटा इसको लेके चलते हैं। अब इसके लिए देखिए हमें 3 चीजें चाहिए। नंबर 1 मटेरियल, नंबर 2 लेबर और नंबर 3 बात क्लियर। यहाँ लिखते हैं बेटा। अब इसमें दो ऑप्शन के साथ बनाना है, एक करंट के साथ एक न्यू ऑप्शन के साथ। तो यहाँ मैं दो कॉलम बना देता हूँ। डायरेक्ट मटेरियल। अब देखिए बेटा यहाँ पर एक आसानी है, यहाँ पर ऑप्शन चेंज करने के साथ मटेरियल की कॉस्ट में कमी नहीं। इससे पहले हमने ऐसे क्वेश्चन भी किए जिसमें मटेरियल कॉस्ट भी कम था, लेकिन यहाँ पर मटेरियल की कॉस्ट में कोई कमी नहीं है। मटेरियल कितना लग रहा है भाई हम देखते हैं अभी आगे। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट कितने का लग रहा है, 12 kg एट द रेट ऑफ 2 पर kg। और इसका मतलब एक यूनिट में कितना बना, 24 को। हमें कितने यूनिट बनानी है, 25,000। तो मटेरियल आ जाएगा 25,000 मल्टीप्लाई बाय 24, 6 लाख। राउंड तो नहीं किया हुआ। अच्छा 6 लाख का इधर मटेरियल लगा, इधर भी कितने का लगेगा, क्योंकि इसमें कोई मटेरियल के लॉसेस वेस्टेज में कोई भी कमी इंक्रीज नहीं है। अब दूसरा लिखेंगे डायरेक्ट लेबर। अब बेटा हमने लेबर ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है, याद है पिछले क्वेश्चन में लेबर देख लेते अभी। यहाँ पर सेविंग कैलकुलेट की, लेबर की कॉस्ट कैलकुलेट की। लेबर की कॉस्ट 1 मिनट में कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारे पास लेबर आवर्स है। पहले लग रहे हैं लेबर आवर्स 1 लाख, अब कितने लग रहे हैं 65,000। लेबर कॉस्ट मेरे पास है तो हमारी आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे बेटा। यहाँ आ जाएगा 1 लाख और 1 लाख का कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कुल होता है बेटा। और यहाँ आ जाएगा 65,000 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 और यहाँ कितनी आ गई 4,55,000। ओके, उस पर रिवार्ड आएगा। रिवार्ड करंट में तो कुछ भी नहीं है, नथिंग। न्यू में है कितना है, हमें निकालना है। ये देखिए 61,250। रिवार्ड की हमने। उसके बाद देखते हैं बेटा एफ को एक्स। अब एफ को एक्स का रेट के लिए हम क्वेश्चन में जाते हैं नीचे। अब वेरिएबल ओवरहेड्स है 10 पर लेबर आवर्स और फिक्स ओवरहेड कितनी है 2% ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल। इसका मतलब यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल एक्सिस्टिंग फिक्स ओवरहेड नहीं है, बात क्लियर। तो डायरेक्ट मटेरियल का हम लेंगे 2%। यहाँ पर दो मान लेंगे फिक्स और एक फिक्स, दैट इज 2% इनटू मटेरियल। कितना आ जाएगा 12,000 निकल जाएगा। यहाँ भी आएगा। यहाँ पर सेम आंसर क्यों आ रहा है, क्योंकि मटेरियल दोनों सूत्रों में सेम। उसके बाद भाई हम वेरिएबल निकाल लेते हैं। वेरिएबल का बताया है रेट ₹10 पर रेट, तो भाई दाब के लिखते हैं हम। अब यहाँ पर लेबर आवर्स जो करंट में लगे 1 लाख, 1 लाख का मल्टीप्लाई बाय 10 तो कितना आएगा 10, 10 लाख या 1। यहाँ लगा बेटा 65,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 6 लाख। टोटल मिले बेटा क्या आ गए F%। लास्ट एक कॉस्ट जो इसमें आएगी ये आएगी बेटा कटर की कॉस्ट। अब कटर की कॉस्ट जो उनकी 1 साल के लिए यूज हो रहा है तो फुल कॉस्ट दे देंगे हम। तो कटर की कॉस्ट न्यू में आएगी, करंट में 0। कटर की कॉस्ट आ गई बेटा
15,000। अब बेटा हम टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे दोनों की। टोटल कॉस्ट निकाल दे, 23,12,000। 17,200। दैट इज कॉस्ट। अब बेटा देखिए न्यू पॉलिसी के साथ हमारी टोटल कॉस्ट में रिडक्शन आ रही है। हम देखते हैं कितनी टोटल कॉस्ट सेव हो रही है हमारी। बेटा पहले लग रही थी 23,12,000, अब लग रही 17,93,200। तो कॉस्ट सेव कितनी आ गई? 23,12,000 और नीचे आ गई 17,93,250। और कितनी बन गई? 17,000। That is cost save net benefit to the organization due to implementation of new policy. क्लियर है बेटा? कहाँ बनाई थी? 1793 बेटा आपने अगर यूजफुल लाइफ पैटर्न की ज्यादा होती 2 साल होती तो बेटा पहले साल में सिर्फ हाफ, क्योंकि उसने पर एनम पूछा। बात क्लियर? फिर कटर की लाइफ अगर 2 साल होती तो हमने यहाँ 15 साल नहीं लेना था, हमने यहाँ 6,500। और अगर 7,500 अगर कटर की रेजिडेंट वैल्यू भी होती, लेट वो कहता था 5,000 रेजिडेंट वैल्यू है, तो भाई फिर इस कटर की वजह से एट द एंड हमें 5,000 वापस भी आ जाना है। तो यहाँ कॉस्ट 15,000 कॉस्ट लेनी थी, 5,000 रेजिडेंट वैल्यू इनको भी लेना। क्लियर? जी बेटा किसी का क्वेश्चन आता है ग्रुप के अंदर पूछ ले, कोई क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम कुछ भी। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो अच्छी बात है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क में था ना आपका, और बेटा ये सिमिलर था, इस तरह का क्वेश्चन किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 भी सिमिलर क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी सिमिलर क्वेश्चन है। हमने इस तरह के तीनों क्वेश्चन बुक के अंदर किए हुए हैं बेटा। एट मेरे में आपका जो है क्वेश्चन बैंक उसी का क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। 9 भी होमवर्क में कर चुके हैं, 9 का बी पार्ट करना है हमने। बच्चे कह रहे हैं वो ओवरव्यू दे देना सीधा क्लास तक। कौन सा क्वेश्चन? अब पूरे क्वेश्चन का ओवरव्यू। अब आज कब कटी बेटा? एक बच्चे हैं ज्यादा बच्चे हैं बेटा वाइस कट में बेटा मास्टर। अब देखें आपके इंटरनेट के इशू में अगर मैं एक क्वेश्चन भी 4-4 दफा रिवाइज करूंगा तो मुझे आप खुद बताएं हम एक क्वेश्चन भी नहीं कर सके। अब मैंने एंड से बता दें, एंड से क्या चीज वैसे चलो बेटा मैं वो एंड से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर करंट और न्यू का सारे पूछ रहे हैं आप, इसमें पूछ रहे हैं
आप कह रहे हैं पूरा बी पार्ट करवा दें सर, बेटा बी पार्ट के रिक्वायरमेंट पहुंच सकता हूँ मैं, सारा दोबारा से नहीं करवा सकता मैं आज बेटा। बी पार्ट के अंदर वो कह रहे हैं कि भाई हमें एक स्टेटमेंट बना दो जिसके अंदर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो, और हम उन दोनों टोटल कॉस्ट को कंपैरिजन करके ये कैलकुलेट कर सके कि भाई हमें नेट सेविंग आएगी ये क्या है। अब जब टोटल कॉस्ट की बात की उसमें लेबर भी आएगी, उसमें मटेरियल भी आएगा, उसमें एफर्ट भी आएगा, ये सब कुछ आएगा बेटा। तो जब हमने इन सब चीजों को देखा तो भाई हमने एक स्टेटमेंट बना ली, उस स्टेटमेंट में ये करंट का बता दी लिख दिया जो न्यू पॉलिसी से पहले वाला था, ये न्यू में लिख दिया। अब मटेरियल दोनों में सेम था, दोनों साइड पर ले लिया। डायरेक्ट लेबर एक के अंदर 100,000 आवर्स थे, उसमें उस हिसाब से लेंगे, न्यू पॉलिसी के अंदर 65,000 उस हिसाब से लेंगे। एफओएच लेबर कॉस्ट पर लेबर आवर्स पर डिपेंड कर रहा था, तो जितने लेबर आवर्स लगे उसको मल्टीप्लाई बाय एफओएच कर दिए। तो फिक्स था 2% ऑफ द डायरेक्ट लेबर, हमने उसको 2% ऑफ द डायरेक्ट लेबर एट दैट ये था बेटा। जो न्यू पॉलिसी थी, न्यू पॉलिसी के अंदर हमारे जो कटर की कॉस्ट थी वो सिर्फ न्यू पॉलिसी के अंदर आ रही है, न्यू एप्लीकेशन में आ रही है, करंट के अंदर कटर नहीं था। तो बेटा हमने कटर की कॉस्ट न्यू के अंदर लेकर टोटल कॉस्ट निकाल दी, और हमने एट द एंड ये डिफाइन किया कि भाई अगर करंट के मुताबिक चलते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट लगती है 23,12,000, और अगर हम न्यू के मुताबिक चलते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट लगती है 17,93,250। तो इसका मतलब क्या हुआ, न्यू के साथ कॉस्ट कम हुई, कॉस्ट कम हुई तो सेविंग हुई, सेविंग कितनी हुई, इन दोनों को माइनस करके दैट इज 5,18,750। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा फिर बेटा क्वेश्चन कर चुके हैं, बुक के अंदर है 6 होमवर्क में था, 7 भी होमवर्क में है, 8 भी हम कर चुके हैं, 9 का बेटा जो ए पार्ट था ये हमने कर दिया। उसके बाद आपको याद होगा इसका बी और सी पार्ट भी लिखा हुआ है, मैंने कहा था बेटा इसका बी सी पार्ट आप काट दे बुक वाला। ये वही क्वेश्चन है जो आपकी बुक का लास्ट क्वेश्चन है, इसका बी सी पार्ट कितनी इंफॉर्मेशन नहीं थी। अब उसके अंदर एक बात की करो वो ना, इंटरैक्ट लेबर भी काम किया है मैं इसीलिए उसने इंटरैक्ट के बोलो में इंटरैक्ट नहीं दिया, बोलो उसको डायरेक्ट जो आवर सेव किया उसने डायरेक्ट आवर के साथ बोनस बेटा डायरेक्ट कोई होता है मगर काम तो नहीं होगी बेटा। हम जब बात करते हैं किसी भी चीज के बोनस देने की तो हमने उसी चीज को बोनस देना। मैं तो ये इस पंखे को बनाने के लिए आप लगाते हो 4 आवर्स, अब आप 3 आवर्स लगाओगे, 1 आवर सेव किया, तो बोनस उसी टाइम को देखते हुए लगता। आपने पंखे के साथ साथ बाकी भी काम बाहर वाले किए, लेकिन बोनस इसकी प्रोडक्शन के साथ लिंक कर रहा है, हमें इंटरेक्ट। आप इसी तरह आपको याद होगा जब एफएच यूज करते हैं रेट, एफएच का रेट भी डायरेक्ट के साथ लेते हैं, इंटरेक्ट भी ऐड करते हैं। नॉर्मल डायरेक्ट के साथ दिया जाता है अनटिल अनलेस क्वेश्चन में रेट के साथ टोटल आवर्स कर, बाकी पिछले इसमें सिर्फ प्रोडक्शन के ऊपर आपको बोनस दिया है, डायरेक्ट वाले इंटरेक्ट के ऊपर बोनस एक्स्ट्रा नहीं। ओवर टाइम अगर दोनों पे लग गया, ओवर टाइम यहाँ पर लगेगा वहां पर लगेगा, ओवर टाइम के तो एक्स्ट्रा पैसे देंगे। उसमें ये तो नहीं कहोगे भाई ये आप बनाने के रिलेटेड काम नहीं कर रहे हो, तो भाई अगर ओवर टाइम का पैसा नहीं दोगे तो भाई वो आपका काम नहीं है। अब देखिए बोनस क्यों डायरेक्ट के ऊपर है, क्योंकि उसका ताल्लुक बोनस का बनाने के साथ है, पीसीस के साथ है, यूनिट के साथ है, यूनिट का ताल्लुक डायरेक्ट लेबर के साथ है। और जो और फेस होती है उसमें टाइम लगा नहीं। अब बेटा इसका बी पार्ट पढ़ते हैं, पहले इसकी रिक्वायरमेंट। पांच जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द पेरोल कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2002। वो कह रहा है भाई पेरोल कॉस्ट को रिकॉर्ड करने की डबल एंट्री को हम देख लेते हैं। हमने पेरोल कॉस्ट की डबल एंट्री सीखी हुई है, पेरोल एक्सपेंस डेबिट याद है आपको, सैलरी पेएबल क्रेडिट, प्रोविडेंट फंड पेएबल क्रेडिट, कोई एडवांस है वो क्रेडिट, वो सारी चीजें हमने पढ़ी हुई। तो बेटा उन चीजों को देखते हुए आज हम इसकी डबल एंट्रीज करें। तो अब शुरू करते हैं। The company is also required to pay the following, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन इसको पढ़नी पड़ती है। कंपनी कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड व्हिच इज इक्वल टू एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। अब देखो वो कह रहा है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन बराबर। अच्छा बेटा ये क्वेश्चन में याद रखिएगा पोस्ट के अंदर, ये लास्ट की बात नहीं है। हम अक्सर होता ये है जितना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है उतना एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कम है,
एम्प्लॉयर ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, अतः एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है 5%, एम्प्लॉयर कर रहा है बेटा 10%, क्योंकि पॉसिबिलिटी होती है, अक्सर कंपनीज ऑफर करती है। तो आपने इस चीज को नहीं कहना कि भाई एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का हमेशा बराबर, मोस्टली बराबर होता है, कुछ चेंज। क्लियर? जहां पर कुछ नहीं बताया हुआ बराबर ही 5% ऑफ द बेसिक सैलरी। अब देखिए जितना एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उतना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, और 5% ऑफ द बेसिक सैलरी को गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और 5% जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को पे कर। अब देखिए ये भी बेटा कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉयर पे कर रहा है, एम्प्लॉय पे पैसे नहीं कट। क्यों? द कंपनी इज आल्सो रिक्वायर्ड टू पे, कंपनी ने पे करना है, और कट किसके लिए? एम्प्लॉयर, ये एम्प्लॉय डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे। आइए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। The following is a summary of payroll of L&N Factory Limited for the month of February 2014। बेसिक सैलरी 4,20,000, बड़ा सिंपल है। अलाउंसेस 1,70,000, बेटा अलाउंसेस भी पेरोल का हिस्सा है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब जब हमने पेरोल डेबिट करना है एक्सपेंस, उसमें अलाउंसेस भी आना है, उसमें बेसिक सैलरी। उसके बाद ये ग्रोस सैलरी बनती 5,67,000। डिडक्शन आ गए नॉन प्लस स्टाफ, हमने जो एडवांस किया हुआ था उस एडवांस की डिडक्शन है, तो भाई वो कितने की होगी? 13,000। इसका मतलब क्या हुआ? सैलरी डेबिट होगी 5,67,000, यहाँ तक जितने हम इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। एडवांस क्रेडिट हो जाएगा 13,000 के साथ, इनकम टैक्स पेएबल क्रेडिट हो जाएगा 15,500 के साथ। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, ये तो बेटा देखिए प्रोविडेंट फंड की जो कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमें पेएबल बुक करना है प्रोविडेंट फंड का, वो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी करता है, प्लस पेएबल प्रोविडेंट फंड पेएबल जो बुक करते हैं, पेएबल वो एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दोनों का, तो सैलरी में ऐड करते हैं एडिशनली, जिसको हम कहूंगा पेरोल एक्सपेंस में जो ऐड करते हैं, वो सिर्फ क्या ऐड करते हैं? एम्प्लॉयर। उसकी रीजन बेटा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी बेसिक सैलरी में है। तो बेटा यहाँ हमें कुछ चीजें समझ में आ रही है, तो ये अब अगर हमने इसकी डबल एंट्री करनी है बेटा, डबल एंट्री अगर मैं शुरू करूं, सबसे पहले आएगा पेरोल एक्सपेंस है, तो मैं डबल एंट्री लिखता हूं। ये इसको तो रिमूव कर रहा हूं। सबसे पहले आएगा पेरोल एक्सपेंस डेबिट। अब ये जो इसमें ऐड क्या क्या होगा बेटा, पढ़ते हैं। नंबर 1, बेसिक सैलरी भी एक्सपेंस बनेगी 4,20,000, अलाउंसेस भी एक्सपेंस बनेंगे, दोनों का टोटल आ रहा है 5,67,000। मैं लिख रहा हूँ 5,00,000, ये बेसिक सैलरी प्लस अलाउंस। अब डिडक्शन इसमें से जो पैसे डिडक्ट हुए, सबसे पहले कौन सा? एडवांस। तो इसका बेटा पता क्या, जब हमने एम्प्लॉइज को लोन किया था तब वो मेरा एसेट था, आज जब हम उसको एडजस्ट कर रहे हैं मेरा एसेट खत्म हो रहा है, डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट। भाई मैं इसको जाके लिखता हूँ, लोन हो जाएगा बेटा क्रेडिट कितने के साथ? 13,000। उसके बाद बेटा आ जाएगा नेक्स्ट इनकम टैक्स। इनकम टैक्स भी बेटा मेरी क्या है? लायबिलिटी है, हम इसको डिडक्ट तो करेंगे, लेकिन हमने डिडक्ट करके गवर्नमेंट रजिस्ट्री में जमा करवाने हैं, तो ये भी मेरी लायबिलिटी है, तो इनकम टैक्स पेएबल आ जाएगा। 15,000 से इनकम टैक्स पेएबल आ गया। अब बेटा जो प्रोविडेंट फंड है, अब प्रोविडेंट फंड कौन सा है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, ये एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन है 35,000। तो बेटा एम्प्लॉयर भी कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 35। इसका मतलब जो प्रोविडेंट फंड पेएबल आएगा वो एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर से है।
तो प्रोविडेंट फंड पेएबल आ गया, पैंतीस हजार आ जाएगा बेटा एम्प्लॉय का, प्लस 35 लाख फिर से आ जाएगा, टोटल कितने का बन जाएगा? इसी से तो आया क्यों उधर नहीं आ रहा? ये भी कहता फिर भी बंद होता है। चले बेटा ये दोबारा यहाँ से कर लेते हो। दोबारा से थोड़ा सा सैलरी एक्सपेंस डेबिट 567 कितने 567 क्रेडिट हो जाएगा बेटा नेक्स्ट इनकम टैक्स प्रोविडेंट फंड आ गया बेटा। अब प्रोविडेंट फंड अगर हम देखें हमारा भी है और इनका ये पेएबल है 70, लेकिन बेटा जैसे मैं ये पेएबल नहीं करूंगा इसके अंदर एक पॉइंट है, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो भी मेरी सैलरी एक्सपेंस, तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो भी इसका बेटा क्या करना पड़ेगा ऐड। बात क्लियर? तो टोटल सैलरी एक्सपेंस आ जाएगी 5,67,000 जमा 35,000, लोन आ गया 13,000 से क्रेडिट, इनकम टैक्स पेएबल आ गया 15,500 से, प्रोविडेंट फंड पेएबल आ गया 17,000। अब जो बाकी पैसे बचेंगे इसको मैं लिखूंगा सैलरीज पेएबल, ये वो सैलरी है जो मैंने एम्प्लॉय को कैश में पे करनी, एक्सपेंस ज्यादा होगा पेएबल कम होगी। इन दोनों के डिफरेंस की रीजन डिडक्शंस है, जो इनकम टैक्स की फॉर्म में हुई, जो प्रोविडेंट फंड की फॉर्म में हुई, जो लोन की फॉर्म। तो भाई जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्या बन जाएगा सैलरीज जी बेटा बताइए कितना 5,03,500 और इसका टोटल करके बता दें 6,00,000 2,000 सैलरी एक्सपेंस 6,02,000 से डेबिट, लोन 13,000 से क्रेडिट, इनकम टैक्स पेएबल 15,500 से क्रेडिट, प्रोविडेंट फंड पेएबल 17,000 से क्रेडिट, और एट द एंड सैलरीज पेएबल 5,03,500 से। ये मेरी डबल है कि वो इंटीजर पे बट ये 5% ऑफ द बेसिक सैलरी टू द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में पे करना, तो भाई इसको मैं कह सकता हूँ ये अभी इसकी एंट्री करेंगे। बेसिक सैलरी कितना है बेटा मेरी 4,20,000, तो बेटा 4,20,000 था 5% कितना बनेगा 21। इसकी एंट्री ज्यादा से कर देंगे, इसकी एंट्री भी क्या होगी सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और गवर्नमेंट पेएबल्स करेक्ट, ये दो एंट्री बात क्लियर। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट गवर्नमेंट पेएबल्स यहां तक जो क्वेश्चन बेटा
क्लियर है बेटा? किसी का मैसेज भी आया तो मुझे बता दो। अच्छा ये बड़ा बेटा वास्तव क्या एक जीरो काम से कर गया क्या एक जीरो 4,20,00,000 की 5%। मैंने गलती से 42,00,000 कर दी। क्लियर है बेटा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेट द एनुअल फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ऑफ द प्रपोजल। बेटा जब इस तरह की बात लिखी होती है ना एनुअल फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस, इसका मतलब इसमें से जो आप कैलकुलेट कर सकते हो एनुअली कैलकुलेट करके हमें क्या क्या इम्पैक्ट इसके साथ बात की है। तो आप क्वेश्चन देखिए, मारूफ इंजीनियरिंग प्रोड्यूसेस एंड मार्केट single product in order to keep pace with the changing technology. FE management had decided to install high-tech machines in its production department, which would result not only in improving the productivity, but would also reduce the number of workers from the present level of 500 to workers will reduce. पहले जो काम 500 लोग मिलकर कर रहे थे वो काम 400 लोग मिलकर। Following information is available from ME records for the year end 31st August 2013। बात का बेटा जब इस तरह रिडक्शन होती है ना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता है जो रिमेनिंग एम्प्लॉइज है वो रिटायरिएट कर तो भाई हमारा काम बढ़ गया। तो उन चीजों को जरा ओके बैलेंस करने के लिए वो अक्सर जब इस तरह का काम किया जाता है इम्प्रूवमेंट की जाती है तो जो रिमेनिंग एम्प्लॉइज है ना उनको कोई ना कोई बोनस स्कीम कोई ना कोई रिवार्ड सिस्टम अनाउंस कर दिया है। उन्हें ये लगता है भाई अगर काम हम हमारे ऊपर शिफ्ट किया गया है तो हमें उसके अगेंस्ट रिवार्ड भी बात समझ में। तो ये अब इसके ऊपर वो नेक्स्ट की बात होगी देखते हैं। सेल्स पर मंथ पीरियड 12 मिलियन, वेज पे टू वर्कर पर मंथ ये 2 मिलियन की टोटल वेज पे की जाती है। अदर बेनिफिट्स 35% ऑफ द वेज एंड प्रोडक्शन पर मंथ 84। क्या यहाँ से आप सेल प्राइस निकाल सकते हैं? अच्छा अज्यूम क्या किया जाएगा भाई जितने यूनिट बने हैं उतने ही बेच ये अजम्पशन दी जाएगी तो आप कह सकते हो भाई 12 लाख जो सेल है कितने हजार यूनिट की है 80,000। यहाँ 80,000 सेल नहीं बताया हुआ 80,000 क्या बताया हुआ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से मुराद होता है बनाना, प्रोडक्शन से मुराद होता है बनाना, सेल से मुराद होता है बेचना। हो सकता है बनाता में 80,000 हो लेकिन बेचता 70,000 या बेचता ज्यादा हो। लेकिन अगर यहाँ पर ये असम्पशन दे दी जाए ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंटरी 0 तो इसका मतलब जितनी चीजें बनाई उतनी चीजें बेच भी। अगर इस असम्पशन के तहत चलूं तो बेटा मेरी सेल प्राइस क्या आएगी 12 लाख डिवाइडेड बाय 82 इज इक्वल टू 150 इस सेल प्राइस। क्लियर? प्रॉफिट स्लैश वॉल्यूम रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से मुराद क्या लगा कि भाई जो मेरी सेल प्राइस है उसका 30% क्या है प्रॉफिट है। तो अगर मैं 100 की सेल करूंगा 100 का 30% प्रॉफिट होगा, 1000 की सेल करूंगा 1000 का 30% प्रॉफिट होगा, 1 लाख की सेल करूंगा 1 लाख का 30% प्रॉफिट होगा। ये बात after the installation of high-tech machine the company is expected to produce 89,600 यूनिट पर। बेटा मशीन इंस्टॉल करने के बाद लेबर कम होने के बावजूद मेरी प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है बात क्लियर। The management has also decided to pay management 1.6% 1.6% पे किया जाएगा इंसेंटिव वेज to the worker for every 2%। For example,
वर्कर की प्रोडक्टिविटी बढ़ी 2%। वो कह रहे भाई उनकी जो भी वेज बनेगी उस वेज का 1.6%। वर्कर ने प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की 4%। अब बेटा 2% का मिल रहा था 1.6, अच्छा 4% प्रोडक्टिविटी होगी, अब कितना मिलेगा 3.2, डबल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब 3.2% पे किया जाएगा किसका, वेज का। सर बात क्लियर। प्रोडक्टिविटी उन्होंने इंक्रीज कर ली 6%, तो भाई अब 1.6 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना बनेगा 4.8। 4.8 एडिशनल पे किया जाएगा किसका, सर। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, तो भाई अगर एम्प्लॉयज कम हुए, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए उन्होंने एक रिवार्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया जिसमें लेबर एग्जिस्टिंग लेबर को एक्स्ट्रा पैसे। यहाँ तक बात क्लियर। अब बेटा हमने जो निकालना है 2% इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ सबसे पहली गलती क्या हो, आप लोगों ने फोर पहले कितने यूनिट बन रहे थे 80 यूनिट, ऐसे ही है। अब कितने यूनिट बन रहे हैं 89,600। सबसे बड़ी मिस्टेक आप लोगों ने करी, आपने लिखना है 89,600, 80,000। कितना इंक्रीज आ गया, और आपने परसेंटेज इंक्रीज निकाली 9600 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 100। बेटा बताइए कितना, 12%। और क्वेश्चन 4 करना शुरू कर 12% के हिसाब से आपने कैलकुलेशन, और ये गलत है। ये क्यों गलत है, बेटा देखिए हमने प्रोडक्टिविटी करनी है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी है, आपकी क्लास में 4 बच्चे मिलके 4 सवाल, अगले दिन 3 बच्चों ने मिलके भी 4 सवाल, क्या प्रोडक्टिविटी सेम है या फर्क है, बेटा फर्क है। आगे 4 बच्चे मिलके 4 सवाल कर रहे थे, वो ना एवरेज एक सवाल एक बच्चा। अब 4 सवाल फिर से हुए लेकिन कितने बच्चों ने, भाई प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, तो 3 लोगों ने ज्यादा काम किया तो 4 बने। तो भाई प्रोडक्टिविटी के लिए अगर क्वांटिटी सेम भी रहे ना, उनको काम करने वाले लोग कम हो जाए, तो भाई इसका मतलब लोग कम लोग हैं उन्होंने ज्यादा काम किया। अगर आप टोटल से कंपैरिजन करोगे वो लोग डीमोटिवेट हो जाएंगे। क्यों डीमोटिवेट होंगे, वो कहेंगे भाई पहले 500 मिलके 80,000 बना रहे थे, आपने प्रोडक्शन की बात की, प्रोडक्टिविटी की बात की, भाई हमने दिन रात एक किया, हमने उन 100 लोगों की कमी नहीं होने दी, उनका काम भी हमने किया, इसका मतलब प्रोडक्टिविटी तो वो भी इंक्रीज है हमारी। भाई यहाँ पर प्रोडक्टिविटी इन दोनों का डायरेक्ट कंपैरिजन से नहीं होगी, एक्चुअल प्रोडक्टिविटी की तरफ जाना पड़ेगा। एक्चुअल प्रोडक्टिविटी कैसे आएगी, हम कहेंगे पहले भाई 500 वर्कर मिलकर कितने यूनिट बना रहे थे 80, ऐसे ही 80,000 यूनिट बन रहे थे कितने लोगों से 500। इसका मतलब ओनर एवरेज एक वर्कर कितने यूनिट बना रहा था, 160 यूनिट बन रहे थे ओनर एवरेज। अब वर्कर रह गए कितने 400। अगर आप इसको सिंपल, अब वर्कर रह गए 400, अगर 400 रह गए तो भाई 160 के हिसाब से 400 वर्कर कितने यूनिट बनाएंगे 160 मल्टीप्लाई बाय 400, ये बेटा बताएं 64। इसका मतलब अगर पिछली बात ही रखता, पिछले तरीके से ही काम चलता, तो भाई इन वर्कर्स ने किसने कितने यूनिट बनाने थे 64, लेकिन इन वर्कर्स ने हम बनाए कितने 89,600। दैट इज एक्चुअल इंक्रीज। 80 और 89,600 का इंक्रीज नहीं है, वो टोटल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज आ सकता है लेकिन वो लेबर इंक्रीज नहीं। हाँ अगर आप कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें सर कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं इंक्रीज कितने का है, तो कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 9,600 के, तो कंपनी पहले 80,000 बना रही थी, हम कितना बना रही है दैट इज 89,600। लेकिन अगर लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे तो लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्रीज लेबर के हवाले से बेटा 64,000 से 89,600, अगर लेबर स्रोत कम तो लेबर की प्रोडक्टिविटी ज्यादा। So मतलब प्रोडक्टिविटी टोटल इंक्रीज कितने हैं, इंक्रीज इन यूनिट निकालते हैं, इंक्रीज इन यूनिट 89,600
माइनस 64, ये कितना आ गया 25,000, दैट इज टोटल प्रोडक्शन। ये टोटल यहाँ तक बात क्लियर। तो मैं 25,600 इसको परसेंटेज में निकाल लेते हैं। 25,600 कहां से इंक्रीज हुए बेटा 64,000 से मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 40% का इंक्रीज आया भाई। ये 12% का इंक्रीज, हाँ 12% का इंक्रीज है कंपनी को। कंपनी को एम्प्लॉय को मिनी कंपनी को वाला पहले 80,000 था, अब 89,600, कंपनी के अंदर 12%, लेकिन एम्प्लॉयज के लिए 40% है। मैं बात की है ये मसला बेटा। अब हम क्वेश्चन करते हैं, उसने क्या दिया, कैसे दिया है 1.6% हमने पे करना है, 1.6% हमने बेटा पे करना है किसका 2% इंक्रीज का। अगर इसको मैं सिंपलेस्ट वर्ड में सिंपलिसिटी में तो बेटा क्या इसको मैं 1% इंक्रीज के साथ कंपैरिजन कर सकता हूं। देखिए ये कह रहा 1.6% मिलना है बोनस, कब जब प्रोडक्टिविटी कितनी होगी, तो भाई अगर प्रोडक्टिविटी 1% होगी कितना बोनस मिलेगा 0.8। ये 0.8 कैसे आएगा ना बेटा 1.6 डिवाइडेड बाय 2 से। तो इसका मतलब ये मैंने सिंपलीफाई कर दिया, 1% का इंक्रीज लाओ 0.8% रिवार्ड, 2% का इंक्रीज लाओ 0.8 मल्टीप्लाई बाय 2 का रिवार्ड, 10% का इंक्रीज लाओ 0.8 मल्टीप्लाई बाय 10 का रिवार्ड, 40% का इंक्रीज लेके आओ 0.8 मल्टीप्लाई बाय 40 का रिवार्ड ले लो। तो इसका मतलब रिवार्ड इस तरह मिलेगा 40% मल्टीप्लाई बाय 0, कितने परसेंट मल्टीप्लाई 32% का रिवार्ड मिलेगा। वो रिवार्ड किसका सैलरी, मतलब जो भी सैलरी बनेगी उस सैलरी का 32% एक्स्ट्रा पे किया जाएगा। क्यों पे किया जाएगा भाई, भाई उन्होंने एक्स्ट्रा, अगर आप ये एक्स्ट्रा पे नहीं करोगे मैनेजमेंट के हवाले से तो बेटा जो आपके एम्प्लॉयज है वो अलाइन होंगे और वो डीमोटिवेट होंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी आपकी चीजें इंपैक्ट होंगी। हमें हर चीज एक बैलेंस रखने के लिए उन्हें इस तरह की रिवार्ड स्कीम्स, इसका मतलब क्या हुआ 32% हमने उन्हें एज अ रिवार्ड देना है। अब रिवार्ड किसका देना है बेसिक सैलरी। अब यहाँ पर अगर मैं बेसिक सैलरी आपसे पूछूं तो बेटा पहले सैलरी कितनी है, wages paid to the worker तो होगा 2 मिलियन, इसका मतलब पहले 2 मिलियन पे किया जा रहा है, 1 मिलियन पूरे साल का कितना होगा, ये करंट है बेटा। जब मैं 500 से 400 अप्लाई कर दूंगा इसका मतलब मेरे एम्प्लॉयज कम हो गए, अगर एम्प्लॉयज कम हुए तो सैलरी से कम होगी। एम्प्लॉयज कितने कम हुए 400 डिवाइडेड बाय कितने परसेंट आ गए 80% मेरे एम्प्लॉयज कम हुए, मतलब 80% एम्प्लॉयज रह गए 20% कम। अगर एम्प्लॉयज 80% रह गए तो सैलरी भी कितने परसेंट आएगी, इसका मतलब जो न्यू सैलरी है एम्प्लॉयज निकालने के बाद वो क्या आ जाएगी 24 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 80%, क्या आ जाएगा 19.2 मिलियन। इसका मतलब जो मेरी सैलरी पहले 24 मिलियन पे हो गई थी अब कितनी पे करेंगे 19.2। और मैंने जो बोनस का रिवार्ड देना है 24 मिलियन का 32% देना है या 19.2 मिलियन का 32%, 19.2, क्योंकि जो एम्प्लॉय है उन्हीं की सैलरी का हमें बोनस देना है, जो छोड़ के चले गए उनकी सैलरी का बोनस नहीं। तो यहाँ जो सैलरी न्यू बेस बनेगी तो भाई न्यू बेस एक तो ये आ गई न्यू बेस प्लस इसमें और क्या ऐड किया जाएगा 19.2 मिलियन का 32%, ये हिसाब है, ये वो सैलरी है टोटल। बात क्लियर।
अब इससे सैलरी इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन हो सकता है एट द एंड में बेनिफिट। एनी क्वेश्चन? क्लियर? अब होमवर्क के क्वेश्चन देखते हैं, जो होमवर्क में आपको क्वेश्चन मिलेगा बेटा। तो जरा 1 2 3 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और हमने कर लिया, फिफ्थ हमारा हो चुका है पहले, 6 7 कंप्लीट हो गया ना हमारा, 8 भी हम कर चुके हैं, बुक के अंदर है। 9 भी कंप्रेहेंसिव क्वेश्चन का लास्ट का पार्ट कर लिया, बी पार्ट मैंने करवा दिया। क्या हमने कर लिया। ये बेटा जो 10 का सॉल्यूशन है ना, क्वेश्चन 10 के बी पार्ट, ये बी पार्ट का सॉल्यूशन ये वाला क्रॉस कर लीजिए ना सॉल्यूशन में। 10 का बी पार्ट बना हुआ सॉल्यूशन में वो आपका 11 छोटा सा क्वेश्चन है। असल में ये बहुत आसान क्वेश्चन, कोई बात नहीं, थोड़ा सा करके करवाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, ये दो क्वेश्चन है, कंपनी एग्जिट क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, ये होमवर्क है। बेटा होमवर्क जो मिलता है घर में बैठ के उसकी प्रैक्टिस करते रहें। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर मुझे पता है लेके चलना बड़ा मुश्किल है, कि आप लोगों की एफर्ट है जो आप सुबह उठ के क्लासेस में बैठे हुए हैं, लेकिन इस उठ के एफर्ट्स करके सब कुछ करने का बेनिफिट भी है अगर आप लोग घर में बैठ के अपनी प्रैक्टिस भी करें। तो होमवर्क को प्रॉपर वे में बैठ के परफॉर्म किया करें, कोई मसला मसाइल है तो उसमें पूछ लिया करें। आज यहीं पर हम अपने लेक्चर को क्लोज करते हैं। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह मंडे वाले दिन मिलते हैं, जो भी नेक्स्ट अपडेट होंगे सुनना।